तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर विवेकानंद पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि क्लास 10th मैथ का पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है। और इस टॉपिक से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। 7 नंबर का आता है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो इसको देखेंगे कायदे से, बाकायदा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट होगा, सभी कुछ बेसिक सी जानकारी। तो स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं माने रियल नंबर्स। अब जब बात वास्तविक संख्याओं माने रियल नंबर की आती है, तो इसकी एक बेसिक परिभाषा बनती है, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें हम एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। भावार्थ, जैसे मान लो जिन जिन को भी हम एक्स अक्ष पर दर्शा सकते हैं, वे सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी कौन सी एक्सिस है? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष। अगर ये हमारी एक्स अक्ष है तो इस पे वे सारे नंबर लाई करेंगे जो रियल होंगे माने वास्तविक होंगे। ठीक है, हाँ, बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर क्या होता है। तो -∞ दुनिया का सबसे छोटा नंबर होता है और +∞ दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है। बीच में कोई नंबर मिलता है जिसका नाम न्यूट्रल जीरो होता है। भारत में इसकी खोज हुई थी। हाँ, नंबर लाइन पर बाएं से दाएं जाने पर, नंबर लाइन पर बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर नंबर आपस में इंक्रीज होते हैं माने बढ़ते हैं। नंबर कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। भावार्थ कहने का, 0 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा होगा 2, 2 से बड़ा होगा 3, 3 से बड़ा होगा 4, 4 से बड़ा होगा 5, 4 से बड़ा होगा 5 और 5 से बड़ा होगा 6 एंड सो ऑन प्लस का इन्फिनिटी। सेम तरीके से यहाँ पर बनेगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन माइनस का इन्फिनिटी। हाँ, बाएं से दाएं जाने पर नंबर आपस में कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। भावार्थ, -4 से बड़ा, -5 से बड़ा होगा -4, -4 से बड़ा होगा -3 और -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1 और 1 से बड़ा होगा -1 से बड़ा होगा 0। सेम तरीके से नंबर आपस में इंक्रीज होते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो इन पर जो भी नंबर लाई करेंगे, जितने भी नंबर आएंगे, वो सारे के सारे रियल माने वास्तविक होंगे। हाँ, अब देखा जाए तो वास्तविक संख्या को दर्शाते किससे हैं? तो इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। जब भी रियल नंबर को दर्शाना होगा तो कैपिटल आर से उसको दर्शाएंगे। जैसे कहीं पर लिखना है, हमें आर का सेट लिखना है एक्स के द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू आर। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू माने संबंधित है, माने एक्स संबंधित है आर से। एक सेट होगा इस प्रकार का। ठीक है, तो आर को दर्शाने के, तो सीधी बात, आर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आर को हम लिखेंगे -∞ से +∞ के बीच जितने भी नंबर होंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे माने वास्तविक होंगे। तो अगर हमें एक्स के नाम पर वास्तविक संख्या को अगर हम एक्स मान लें, तो एक्स के नाम पर अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, या आर को बोलेंगे -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। अब बड़े ध्यान से देखो, यहां पर 0 से बाहर वाले सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से इधर वाले सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इतनी बात की सभी को जानकारी है। ठीक है, अब 0 से बाहर वाले पॉजिटिव माने धनात्मक और 0 से इधर वाले नेगेटिव माने ऋणात्मक। अब देखेंगे, अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव माने धनात्मक हैं, तो इनको लिखने का एक और तरीका है। तो ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी R+। क्या बनेगी साथियों? R+। और R+ क्या होगा? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और धनात्मक वास्तविक संख्याओं को कैसे लिखेंगे? धनात्मक वास्तविक संख्याओं को R+ माने धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और वे लिखेंगी कैसे? तो 0 से लेकर के अनंत के बीच, 0 से अनंत तक वो सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे? धनात्मक होंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो 0 से अनंत R+ है। क्या है बेटा? R+। अब देखो आगे क्या है, 0 से अनंत R+। 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 0 से अनं
तो ये जीरो से इधर वाले कैसे नंबर हैं, नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर कहाँ है, जीरो से माइनस अनंत, तो एक होता है आर माइनस, और आर माइनस कौन है, आर माइनस वो है जो ऋणात्मक है, जीरो से इधर है, तो आर माइनस इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्या या संख्याएं। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहां से कहां में होगी, तो हम बोलेंगे माइनस अनंत से जीरो के बीच में, माइनस अनंत से जीरो के बीच में जितने भी सारे नंबर होंगे वो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के एक सेट को दिखाएंगे, एक समुच्चय को दिखाएंगे। अब देखा जाए तो समझ गए वास्तविक संख्या एक्चुअली में होती क्या है, तो वे संख्याएं जो एक्स अक्ष पर दर्शाई जाती हैं वे सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें तीन कैटेगरी फेमस है, कौन कौन सी, एक आर प्लस और एक आर माइनस, एक आर प्लस और एक आर माइनस। आर प्लस का है जो जीरो से अनंत में जितने भी सारे नंबर हैं वो आर प्लस हैं, और जीरो से माइनस अनंत से जीरो के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं वो कैसे हैं, आर माइनस हैं। और जो आर माइनस को ऋणात्मक वास्तविक संख्या बोलते हैं और आर प्लस को क्या बोलते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या। अब देखो साथियों, देखा जाए तो दुनिया में एक प्रश्न उठा, कौन सा प्रश्न, कि संख्याएं भाई साहब कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो संख्याएं, जब भी बात संख्याओं की हो जाए तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं एक्चुअली में। कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है। अब जिसको हम बांटते हैं जिसके रूप में, जैसे मान लो हम संख्या को बांट रहे हैं दो रूप में, तो दो प्रकार की संख्या होगी, एक कौन सी, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या हम जान चुके क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें एक्स एक्स पर दर्शाते हैं। अब देखना है काल्पनिक संख्याओं को, तो काल्पनिक संख्या तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कहीं पर लिखा एक्स, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन अगर कर रहे हैं तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 किया और वहां पर फंस गए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 पर, तो फिर हमने इसके आगे क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर लिखना चालू किया माइनस के 4, ठीक है। और अगर हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा तो हम लगाएंगे प्लस माइनस अंडर के साथ माइनस के 4। तो वे संख्याएं जो अंडर में ऋणात्मक मान देती हैं वे कैसी संख्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या माने इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और वे संख्याएं जो एक्स एक्स पर दर्शाई जाती हैं वे कैसी कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक नए नंबर का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, माने इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण क्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ये हो गया काल्पनिक, ये हो गया सम्मिश्र और ये हो गया वास्तविक, ठीक है। हाँ, अब देखो वास्तविक संख्या में कितनी संख्याएं आती हैं, इनको और समझेंगे थोड़ा। अब देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वास्तविक संख्या की जब जब दुनिया में बात चलेगी तो दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में जो रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होती हैं। हमें कोई काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या ये सारी की सारी संख्याएं जो अभी तक अपन पढ़ता है, जितनी संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या हुई, पूर्णांक हुए, ठीक है, और अपरिमेय हुई, परमेय हुए, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारे के सारे रियल नंबर के पार्ट हैं जिसको बांटा गया है। अब देखेंगे, देखो तो अपन नेचर से ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहले दुनिया में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या माने नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो पहली बात इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से, और कैपिटल एन बराबर लिखते हैं क्या। अब जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात चली तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या करना होगा, एक से लेकर के अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, पांच भी होगा, छह भी होगा, 700 ऑन डॉट 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 अनंत तक। तो ये संख्या होंगी प्राकृतिक संख्या। हाँ, दूसरा देखा जाए, प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरा नंबर देखा जाए तो इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो इसे W से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या होगा पूर्ण संख्याओं में, बस इन संख्याओं में जीरो को ऐड कर दो, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अनंत तक। तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्या होंगी। अब इसके अलावा तीसरी पर बात की जाए तो तीसरा पॉइंट होता है पूर्णांक वाला, कि साब पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है।
हाँ, अब पूर्णांक को देखा जाए तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। और इसको दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, एक तो आई से और एक जेड से, एक आई से और एक जेड से। अब बात आती है पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होते हैं, तो जिसमें पूर्ण अंक हो, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक माने पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा अंक हो, जैसे एक, तो एक पूरा अंक है तो ये पूर्णांक है। अब देखो हमने कहीं पर लिखा 1.5, तो ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है, शुद्ध एक होना चाहिए तभी पूर्णांक बनेगा। जैसे कहीं पर लिखा 7, तो 7 पूरा अंक है, जबकि देखा जाए 7.5, 7, 8, 3 ऐसा कुछ लिखा है तो पूर्णांक नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर जो नंबर आएगा 8, तो 8 पूर्णांक है, तो पूर्णांक वही होगा जो पूर्ण अंक होगा। ठीक है, अब पूर्णांकों की शुरुआत, जैसे आई की शुरुआत कैसे होती है, तो आई में आते कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच जो पूर्ण अंक होते हैं वे पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 काम फेमस हैं, कौन कौन से, जो 0 के बाहर वाले हैं वे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के इधर वाले जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। हाँ, इसको आई प्लस से भी जानते हैं और आई माइनस से भी जानते हैं। और एक 0 है, अब 0 क्या है, जे अगर मान लो धनात्मक पूर्णांक है और जे मान लो अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 0 क्या है, तो 0 ना तो धनात्मक, ठीक है, और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बस एक पूर्णांक है। ठीक है, तो 0 के बाहर वाले सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के इधर वाले कैसे होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। हाँ, अब इसके बाद बात चलती है किस पर, चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में अब हमने क्या किया, पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ के देख लिया, पूर्णांक में पूर्णांक को घटा के देख लिया। अब जब बात आती है पूर्णांक में पूर्णांक के भाग लगाने की, तो इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस वर्ड है जिसका नाम है रेशियो। ठीक है, रेशियो से रेशनल नंबर की शुरुआत हुई, किसकी, रेशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजें हैं वो इस पर बेस ज्यादा मात्रा में है, तो परिमेय संख्या को पढ़ना कंपलसरी है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो बेसिक परिभाषा कौन सी भाई साहब, कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बेसिक सी परिभाषा है। हाँ, लेकिन इसकी रिमार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ध्यान रखने की बात कैसी है कि P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या बोलेंगे, नो डाउट, लेकिन इसमें जो Q होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बाद P, Q दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, क्या, सह अभाज्य संख्याएं, P और Q दोनों की दोनों सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी हम इसको परिमेय संख्या का दर्जा देंगे। भावार्थ, P, Q का HCF, P, Q का HCF अगर 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए साथियों, तो हम बोलेंगे ऐसी संख्या परफेक्टली परिमेय संख्या कहेंगे, परफेक्ट परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परफेक्ट रेशनल नंबर होगी। हाँ, इसको अब इसके बाद का पॉइंट देखा जाए तो इसको दर्शाते किससे हैं, तो साहब Q से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, Q से परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, अब देखो अपन ने परिभाषा पढ़ी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P और Q का HCF अगर 1 आए, तो ऐसी संख्या जो बनेगी परिमेय संख्या बनेगी। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा,
P, Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक। अगर P, Q दोनों पूर्णांक होंगे तभी हम इसको परिमेय संख्या का दर्जा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि और कुछ आ गए, पूर्णांक होना चाहिए कायदे से। जैसे अगर हमने लिख दिया कि √2/4, तो √2 का शुद्ध मतलब क्या होगा? √2 होता है 1.4142 डॉट 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 करके खत्म नहीं होता है, बटे में 4। तो ऊपर जो है पूर्णांक नहीं है, ऊपर जो है वो पूर्णांक नहीं है। अगर ऊपर जो है पूर्णांक नहीं है और नीचे पूर्णांक है लेके, तो ये जो संख्या बनेगी पूर्णांक वाली कैटेगरी में नहीं आएगी। तो उसने कहा है P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक का मतलब है जो पूर्ण अंक है, इंटीजर है, तो तभी ये कंडीशन लाई होगी। तो सीधी बात, आपको इस वाले पॉइंट को कंसीडर करना है। कौन सा पॉइंट है? कि बे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां पर Q = 0 और P और Q दोनों सहवाज माने दोनों का HCF 1 हो, और साथ में P और Q का दोनों, साथ में P और Q दोनों की दोनों कैसे हो? पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या, पांचवा पॉइंट। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या, तो बे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जाए, अपरिमेय संख्या होती है। भावार्थ ऐसा कि P और Q पूर्णांक ना हो। जैसे सीधी बात बताएं कि अपरिमेय संख्या एक्चुअली में क्या होती है? तो बे संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना रिपीट करें, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। भावार्थ देखो, अगर हम इसकी परिमेय संख्या की दूसरी डेफिनेशन बताएं कि परिमेय संख्या एक्चुअली में क्या होती है, तो देखो परिमेय संख्या में अगर हम दूसरी परिभाषा बताएं, शॉर्टली परिभाषा, तो हम तुम आपसे सीधा कह सकते हैं कि बे संख्याएं जो दशमलव के बाद खत्म हो जाएं और रिपीट करें, दशमलव के बाद खत्म हो जाएं और रिपीट करें, परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? बे संख्या जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना तो रिपीट हो। जैसे अगर कहीं पर लिखा √3, अब √3 का मान कितना होता है? तुम्हें पता है कि √3 का मान 1.732, लेकिन ये एक्जैक्टली 1.732 नहीं होता है, आगे भी जाता है, आगे जाता है। ठीक है, तो खत्म नहीं होता है ये। अगर खत्म नहीं होता है तो ऐसी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। भावार्थ जैसे कहीं पर लिखा 2.34556 ऐसा कुछ कर करके, तो हमने इससे क्या बोला? ये संख्या खत्म नहीं हुई, और खत्म नहीं हुई इसलिए किसकी कैटेगरी में आएगी? अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। ठीक है, अब जैसे अब इसका मतलब क्या था भाई साहब? परिमेय संख्या का मतलब बता रहे थे कि बे संख्या जो खत्म ना हो, खत्म हो जाए और रिपीट करें। जैसे कहीं पर लिखा है 0.23 या 1.23, तो ये दशमलव के बाद 2-3 तक चला, उसके बाद खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। और जब ये खत्म होगा दशमलव के बाद, जब ये खत्म होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? परिमेय में डालेंगे। ठीक है। हाँ, दूसरा वर्ड बताया हमने रिपीट भी आपको करना चाहिए। रिपीट माने भावार्थ जैसे 1.23232323। ठीक है, तो ऐसा रिपीट कर रहा है 2-3। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम किस रूप में डालेंगे? Q के रूप में डालेंगे। अब देखो, अपरिमेय संख्याओं में तीन लोगों को विशेष रूप से अपरिमेय संख्या कहा गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को विशेष Q डैश कहा गया है। Q डैश माने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Q डैश से। अब 3 वो लोग कौन कौन से हैं? 3 लोग भी हैं। एक तो अंडर के अंदर अभाज्य संख्या, अंडर के अंदर कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। दूसरी जिसका नाम है पाई। तीसरा जिसका नाम है ई। ई से बाहर वाला टॉपिक है। ई कौन है? ई एक्चुअली में पता क्या है? जो लॉग के बेस में लगता है वो ई होता है। ई आपके सिलेबस में नहीं है, बस जान लो कि ई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। हाँ, अब पाई का जो मान होता है वो एग्जैक्टली जो होता है वो इतना होता है 3.142857 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। ये खत्म नहीं होता है। ठीक है। अब अगर पाई का मान इतना है और ये खत्म नहीं हुआ है तो हम इसको किस में डालेंगे? अपरिमेय में डालेंगे। और अपरिमेय डालेंगे तो हम विशेष रूप से बोलेंगे भाई साहब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद ये खत्म नहीं हुई है। हाँ, अब अंडरूट के अंदर अभाज्य संख्या। अब जब तुम्हें अंडरूट के अंदर अभाज्य संख्या दिखेगी तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे? ये संख्या विशेष अपरिमेय संख्या है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल
अगर अंडरूट के अंदर 2 लिखा है, अंडरूट के अंदर 5 लिखा है, अंडरूट के अंदर 3 लिखा है, अंडरूट के अंदर 7 लिखा है, इस प्रकार से, तो ये क्या है, विशेष अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका जिस दिन तुम प्रसार खोलेंगे दशमलव के बाद खत्म नहीं होंगी, और अगर ये दशमलव के बाद खत्म नहीं होंगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये विशेष अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आता है ई। अब ये ई क्या है साहब, ई होता है, आगे चलकर आप 11 में एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है लॉगरिथमिक। क्या है, लॉगरिथमिक। अब लॉगरिथमिक में नंबर को लिखते हैं और बेस में लगाते हैं ई, ये वही ई है और जिसका मान होता है 2.7, लगभग 2.731 डॉट 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 कछु करके, ठीक है, ये ऐसा मान होता है। अब अगर इसका मान इतना है तो दशमलव के बाद ये भी खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, अगर दशमलव के बाद ये भी खत्म नहीं हुआ है तो हम इसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। हाँ, कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि पाई एक 22/7 एक परिमेय संख्या है और जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो लगभग बढ़ता रहता है, दशमलव के बाद खत्म नहीं होता है, तो पाई तो अपरिमेय है ही, लेकिन 22/7 परिमेय हो जाती है, क्योंकि 22/7 में क्या है, 22/7 में क्या है कि ये p/q के रूप में लिखा है और जिसका हम अगर 7 का भाग लाएंगे इसमें तो ये कितना आएगा, 3.142857, फिर से 142857। ठीक है, तो ये रिपीट वाली कैटेगरी में आता है और रिपीट करेगा तो हमने बता दिया रिपीट करने को क्या बोलते हैं, परमेय बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, परमेय संख्या की कैटेगरी में डालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। सबसे पहले देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, तो देखो आपको सीधी परिभाषा ध्यान रखो कि भाज्य संख्याओं में क्या करना होता है, भाज्य में ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक फैक्टर हों, तो इस प्रकार की संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है। हाँ, और इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या माने प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिनके केवल और केवल मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब तुम 2 को देखो तो 2 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2, एक तो 2 फैक्टर है खुद और एक, तो इसका स्वयं वही संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलेंगे। बात समझ में आ रही। ठीक है। हाँ, और अभाज्य संख्याओं में ऐसा भी बोल सकते हो कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और साथ में अन्य किसी संख्या से विभाजित हों, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, 4 के बाद आएगी 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 एंड सो ऑन। इस प्रकार से भाज्य संख्या बनेगी। भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या की बात की जाए तो अभाज्य 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी। भाज्य संख्या की जब भी बात की जाए तो भाज्य संख्या में आपको ये देखना है कि इसके फैक्टर अगर 2 से अधिक आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि वे संख्या कैसी होंगी, भाज्य संख्या होंगी। जैसे ये 4 लिखा है तो 4 को फैक्टराइज करें 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब अगर एक और की बात करें तो एक तो अपने मन से लगा दो, 2 गुणा 2 गुणा 1, एक तो ऑब्वियसली हो जाता है। ठीक है, तो देखो कम से कम 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक है ना, 3 है, तो अगर 3 फैक्टर आ गए तो हमने क्या बोलो, इसको भाज्य बोला। और अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। अब आपका क्वेश्चन होगा भाई साहब कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 1 का है, 1 के पहले 0, तो 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। बात समझ में आई, बहुत शानदार। तो पार्ट 1 को माने लेक्चर 1 को यही समाप्त करते हैं और अपनी सीरीज में, अपनी श्रृंखला में वास्तविक संख्याओं के लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज हैं बहुत डिटेलिंग में, उनको हम दूसरी वीडियो में ही कवर कर लेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, तो लगभग है, होपफुली आपको जो हमने समझाया है वो कायदे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।